चलेगा 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 चलेगा। अगर आप हताश निराश हो रहे हैं तो एक बार आंख बंद करके आप अपने उस ड्रीम को सोचिए जो आपने सोचा था कि आपको वो रैंक मिल गई है, वो सर्विस मिल गई है। यही नतीजा था कि जब मेरा रैंक आया तो मेरा इमोशन था जो मतलब अब मम्मी ने वीडियो बना दिया था उस चीज़ का। Hello everyone, this is Yasharth Shekhar. I have secured All India Rank 12 in Civil Services Examination 2021. आज जोश टॉक यूपीएससी के मंच से मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, यूपीएससी के बारे में, मेरे यूपीएससी के अनोखे लगाव के बारे में बात करूंगा कि कैसे 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी में नहीं क्लियर कर पाया, उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 12। चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले मैं अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मैं मूलतः यूपी से हूँ और माय फादर इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस, तो उनको देख के पहला मोटिवेशन तो गवर्नमेंट सर्विस में जाने का उनको देख के आया था। और रही बात मेरी स्कूलिंग की, तो मैंने स्कूलिंग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से करी है यूपी के, जैसे बिजनौर, गाज़ियाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ। मैंने अपना क्लास 10th एंड 12th लखनऊ से किया है। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। और रही बात यूपीएससी कैसे मेरी लाइफ में आया, तो यूपीएससी हैज़ बीन अ कांस्टेंट रनिंग थीम इन माय लाइफ। जब से अपने पापा को देखा या जब से अपने हम डिस्ट्रिक्ट में जाते थे तो हम देखते थे कि सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जितना काम होता है लोगों तक पहुंचने वाला, ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से होता है या एसडीएम लेवल पे होता है। तो हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है गवर्नमेंट सर्विस में, और गवर्नमेंट सर्विस में भी एक ऐसी जॉब में इंटरेस्ट रहा है जो सब कुछ विच इज़ अ पैन डिस्ट्रिक्ट जॉब, पैन इंडिया जॉब। तो हमेशा यूपीएससी तो मतलब ये कभी मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि यूपीएससी करना है नहीं करना। इनफैक्ट जब मैं अपने क्लास 10th में था और मुझे सब्जेक्ट्स लेने थे अपने क्लास 11th में, तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स दिए विच वन नॉट साइंस। अ लॉट ऑफ पीपल टेक साइंस क्योंकि उनको लगता है साइंस ही कांस्टेंट रनिंग थीम है लाइफ का। ना मैंने कॉमर्स लिया, तो जैसे मेरे सब्जेक्ट्स क्लास 11th 12th में ह्यूमैनिटीज़ वाले थे, तो 10th के बाद ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे यूपीएससी करना ही करना है। तो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब मैंने सब्जेक्ट्स क्लास 11th में पढ़े हैं। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स जैसे ले लिया सेंट स्टीफेंस में आने के बाद, और कॉलेज से ही आई थिंक फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर कॉलेज के मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और मैंने पढ़ाई यूपीएससी की स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी थी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, फॉर्मली मैं कह सकता हूँ वहाँ से स्टार्ट हुई है, वरना आइडिया तो हमेशा दिमाग में पहले से ही था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में दिया था। मैंने पास आउट 2018 में किया था, बट सिंस आई वाज अंडर एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने पूरा 1 साल पढ़ाई किया और मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था। आई रिमेंबर मेरे अराउंड 84-82 का स्कोर था और कट ऑफ उस साल आई थिंक 97 गई थी। और फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि आपका पूरा साल ही बर्बाद हो गया इस चक्कर में। तो जब मैं घर में था तो मैंने एनालाइज़ किया कि मेरी क्या गलती हो गई, क्या गलती नहीं हुई। तो आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी इंप्रूवमेंट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, कि मैंने फिर प्रीलिम्स के और मॉक्स लगाने स्टार्ट किए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मैंने आई थिंक 10 या 12 मॉक लगाए होंगे प्रीलिम्स के, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, विच इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज। सो केवल बुक से पढ़ लेने से, 2-3 बार रिवीजन कर लेने से यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है। मेरी पर्सनल व्यू है कि जब तक आपने बहुत सारे मॉक्स नहीं लगाए हैं यूपीएससी में, तब तक प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत टफ हो जाता है। 2020 में मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे प्रीलिम्स में आए थे स्कोर 120 आया था और कट ऑफ उस साल आई थिंक 93 थी। तो नाउ मेरे अराउंड 27 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा थे कट ऑफ से, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने एटलीस्ट 80 to 90 यूपीएससी प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स लगाए थे। बहुत कोचिंग, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स उठा लीजिए और आप उनको लगाइए, उनके सोल्यूशंस को रीड करिए। तो नोट्स तो नहीं बनाता था मैं, पर एटलीस्ट बाय डूइंग इनफ नंबर ऑफ रेपिटेशंस, और उसको फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चन करने हैं, थर्ड राउंड में कितने क्वेश्चन करने हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी रिगार्डिंग प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए तो इन शॉर्ट आई विल सजेस्ट कि जितने आप मॉक्स लगा सकते हैं उतने आप लगाइए। प्री तो निकल गया था, अब उसका मेंस आ रहा था। तो मेंस में मैंने वही गलती करी जो मैंने अपने प्रीलिम्स के साथ करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। तो सेकंड में प्री तो निकल गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बफर स्कोर के हिसाब से, तो मैंने पहले दिन से पढ़ाई चालू कर दी थी 1-2 दिन के ब्रेक लेने के बाद। लेकिन मेंस मैंने, जो मेंस के मॉक्स होते हैं, जो रिटन पेपर्स होते हैं 3 घंटे के, उनके मैंने मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो मैंने टेस्ट सीरीज तो ली थी, पर मुझे लग रहा था कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि या तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा या मॉक्स लगा लिए जाएंगे। अब इन दोनों में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई ज़्यादा कर ली जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने मॉक्स पे फोकस नहीं किया।
और मुझे याद है मैंने केवल दो पेपर लिखे थे, एक एथिक्स का पेपर लिखा था सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस के पहले, और एक ऐसे का पेपर लिखा था, और मैं अपना मेंस देने चला गया था। तो मेरा मेंस तो क्लियर हो गया था, बट मेरे मार्क्स अराउंड 758 आए थे उस साल। तो और लेकिन कट ऑफ अराउंड 733 था, तो मैंने आई वेंट फॉर द इंटरव्यू राउंड, पर मेरे इंटरव्यू में भी अराउंड 173 आए थे, पर टोटल इतना नहीं था कि इट कुड गेट मी अ गुड रैंक और इट कुड गेट मी द सर्विस दैट आई वांटेड। तो मेंस में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मेरी जो सेकेंड अटेम्प्ट में मिस्टेक थी वो थी मेंस के टेस्ट सीरीज ना लिखना। फिर अब मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट पे आता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास केवल 16 दिन थे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि रिजल्ट मुझे याद है 24 सितंबर को आया था और 10 अक्टूबर को हमारा 10 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स था। और मैं इतना होता है ना कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी तकरीबन 9 महीने से, ना प्रीलिम्स की ना मेंस की। तो अब 16 दिन बचे थे, ऊपर से सैडनेस और डिप्रेशन और आ जाता है जब आपका प्रीलिम्स ना आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना देखो। एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलिए सर्विस नहीं मिलेगी, नाम तो होगा लिस्ट में, लेकिन नाम भी नहीं था लिस्ट में। तो इसकी वजह से इतना डिमोटिवेशन हो गया, और फिर 16 दिन के अंदर प्रीलिम्स था। तो फिर अब क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया कि मैंने केवल 16 दिन में प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। मैंने एक जगह से टेस्ट सीरीज खरीद ली प्रीलिम्स की, और जितने टेस्ट थे आई यूज टू गेट अप एट 8 और 8:30 इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह से ही टेस्ट लगाता था, फिर शाम को उन टेस्ट के मैं सोल्यूशंस पढ़ता था। तो बाय द एंड ऑफ 10-12 डेज मुझे समझ में आया कि जो मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में मॉक्स लगाए हैं प्रीलिम्स के उनको मैं भूला नहीं हूँ इतनी जल्दी से, तो उनका कंट्रीब्यूशन मेरे थर्ड अटेम्प्ट में आया। और उसका नतीजा ये था कि मैंने केवल 16 दिन ज़रूर पढ़ाई करी फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेरा स्कोर 119 था, और जब कट ऑफ गया था 87। तो मोर और लेस आई थिंक जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था प्रीलिम्स के लिए, कि मोर एंड मोर रीइटरेशन किया था मैंने मॉक्स का, प्रीलिम्स के मॉक्स का, वो मेरे थर्ड अटेम्प्ट में भी काम आया। अब चूंकि प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, पहले दिन ही जब मैं अपना प्रीलिम्स देकर के आया था, मुझे समझ में आ गया था कि प्रीलिम्स की कट ऑफ आई एम क्लियरिंग बाय अ बिगर मार्जिन। तो उसके बाद क्या हुआ, मेंस की पढ़ाई करनी थी। अब मुझे याद था कि जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे, तो इस बार जो थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में विद 12th रैंक, ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो अपनी मिस्टेक्स थी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में उनको मैंने इम्प्रूव किया इन माई थर्ड अटेम्प्ट। सो इस बार मैंने फोकस किया कि मैं कितना मेंस के टेस्ट लगा सकता हूं। तो आते ही जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 10th अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स था, 11th को मैंने रेस्ट लिया, आई वेंट टू सीपी एंड टुक एन एंटायर डे ऑफ। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स किया, फिर 12th से मैंने पढ़ाई चालू करी। और पढ़ाई चालू करने के लिए सबसे पहले मैंने एक मेंस की टेस्ट सीरीज ले ली, एक एथिक्स की टेस्ट सीरीज ली थी, एक ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ली थी, और एक ऐसे की टेस्ट सीरीज ली थी। तो ये 4 टेस्ट सीरीज मैंने ले ली और स्टार्ट किया आंसर राइटिंग। और इस बार मेरा मेन फोकस था कितने मैं आंसर्स लिख सकता हूँ, कितने मैं टेस्ट लिख सकता हूँ। पर्सनली मेरा बिलीफ ये नहीं है कि आप डेली आंसर राइटिंग करें, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा बिलीफ है क्योंकि एक आंसर को लिखना और अराउंड टू राइट 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स विद इन दैट बाउंडेशन दैट कि एक 10 मार्कर आपका 7 मिनट में कंप्लीट हो जाए, एक 15 मार्कर आपका 10-11 मिनट में कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखना, वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने कभी डेली आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस नहीं किया। मेरा मेन फोकस था कि मैं कितने टेस्ट लिख सकता था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेन फोकस गया मेंस, क्योंकि मेंस में मेरा स्कोर बढ़ गया था इस साल मेरा स्कोर बढ़ गया फ्रॉम 758 टू 863, मतलब एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 105 मार्क्स इन मेंस। बहुत है, मतलब आई थिंक इट कैन गेट यू इनटू योर फेवरेट सर्विस विद अ गुड रैंक टू इवन आउट ऑफ द लिस्ट, अगर इतना बड़ा डिफरेंस आपके मेंस के मार्क्स में आ जाता है। और ये इसीलिए हुआ, मेरे मेंस के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट मेजरली इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए। आई थिंक मैंने लगाए होंगे अराउंड 28 to 30 टेस्ट लगाए, उसमें 10 ऑप्शनल के टेस्ट थे, 10-12 जनरल स्टडीज़ के टेस्ट थे, और 5 टेस्ट उसमें थे मेरे, जहाँ तक मुझे याद है एसए के पेपर थे, और 1-2 टेस्ट मैंने एथिक्स के लगाए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4, एसए, एथिक्स, ऑप्शनल में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट था। और मैंने स्पेसिफिकली अपने फोकस किया था अपने ऑप्शनल पे, जिसका नतीजा ये था कि लास्ट ईयर मेरे ऑप्शनल में स्कोर था अराउंड 251, और इस साल मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर है अराउंड 306। तो विच हैपेंड ओनली बिकॉज आई वाज राइटिंग मोर एंड मोर टेस्ट। और जो मेरा टेस्ट लिखने का स्टाइल था वो ऐसा था कि
जब मैं जाता था टेस्ट लिखने तो 3 घंटे की मैं टाइमर सेट करता था और पेपर को 3 घंटे में ही कंप्लीट करता था। और उस टाइम पे मैंने घर में हर किसी को बोल दिया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं घर में रह के पढ़ रहा था। तो मैं जो सबसे दूर दराज कमरा होता था उसको जाता था, बंद कर लेता था, और मैं किसी से नहीं कहता था कि चाय भी मत देना, कुछ खाने के लिए भी मत लाना, कोई कमरे के आसपास भटकना भी नहीं बेसिकली, ताकि मैं अपना जो टेस्ट है उसको उसी तरीके से सिमुलेट कर सकूं जैसे मुझे एग्जाम में करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट में पेपर लिखना बहुत आसान है कि आप ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं, नींद आ रही है, 10 मिनट का ब्रेक लेके हम फिर से पेपर लिख लेंगे, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन टू राइट दैट पेपर इन 3 आवर्स विद इन दैट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, चाहे आता हो नहीं आता हो, आपको कंप्लीट करना ही करना है। बिकॉज ये चीज़ आप अज्यूम कर लीजिए कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बाकी वाले को भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि somehow that person exceptionally knows that question better than you। तो एक चीज़ तो ये है, सारे क्वेश्चन भी करने हैं, अच्छे से लिखना है, 3 घंटे पेपर भी कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और ये केवल जब तक आप उसको 10-15 बार सिमुलेट नहीं करेंगे तब तक वो आपको एग्जाम में फील आएगा ही नहीं उस चीज़ का। इन ब्रीफ इफ़ आई कैन टॉक अबाउट माई मिस्टेक्स, और जो मैंने इम्प्रूव करी अपने 3rd अटेम्प्ट में फ्रॉम 1st एंड 2nd अटेम्प्ट, वो ये था कि प्रीलिम्स के लिए मोर एंड मोर मॉक्स करिए और मेंस के लिए मोर एंड मोर आंसर राइटिंग करिए। और इसका नतीजा ये है कि प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 82 से 120 119 पे गया, और मेंस में मेरा स्कोर फ्रॉम 758 आई वाज एबल टू इंप्रूव इट टू 863। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज आई प्रैक्टिस मोर एंड मोर टेस्ट इन प्रीलिम्स एंड मोर एंड मोर रोट मोर एंड मोर आंसर्स इन मेंस। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मैं 3rd अटेम्प्ट में भी मेरा मेंस क्लियर हो गया और मैं इंटरव्यू देने यूपीएससी गया। रही इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू मुझे लगता है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल फेज है यूपीएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस का। मेंस में तो जितना आप आता है उतना आप लिख के आप यू कैन स्कोर, बट इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपका वो दिन कैसा है, आप कितना सोए हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड के मेंबर्स आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो करंट अफेयर्स पे है या आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे बेस्ड है, व्हाट आर यू मोर कंफर्टेबल आंसरिंग। जो मैंने अपना 2nd अटेम्प्ट दिया था 2020 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा स्कोर था 173, और जो मैंने अपना ये वाला 3rd अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें मेरा इंटरव्यू में स्कोर था 162। पिछली बार मेरा मेंस में स्कोर थोड़ा कम था तो 173 वाला स्कोर ऐड होकर भी मेरा नाम जो था वो फाइनल लिस्ट में नहीं था। पर इस साल मेरा मेंस में स्कोर इतना अच्छा था कि इंटरव्यू में 162 भी आए तो भी मेरी रैंक 12 बन गई। तो इंटरव्यू की अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो 2 मेन चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। एक तो आपको करंट अफेयर्स पे यू हैव टू रिमेन अब्रेस्ट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको 2 या 3 न्यूज़पेपर, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था और एक मैं मिंट पढ़ता था। और दूसरी चीज़, जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो भी आप भर रहे हैं उसमें आप अपनी हॉबी भर रहे हैं, आपका होम टाउन क्या है, आप कहाँ पढ़े हो, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप खुद ही पूछिए, आप खुद ही सोचिए इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इन सब चीज़ों के बारे में, और उनके एटलीस्ट आंसर्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, बेसिक आंसर्स आप उनके प्रिपेयर कर लीजिए कि मतलब एटलीस्ट मोटा मोटा जो आपका डैफ है वो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जा रहा है। जैसे आप किस शहर से आते हैं तो उस शहर की आप एटलीस्ट विकिपीडिया पेज पे जाके पढ़ लीजिए कि उस शहर की हिस्ट्री क्या है, उस शहर में क्या क्या फेमस है, उस शहर में लेट्स से जैसे मैं यूपी से आता हूँ तो यूपी में गाजियाबाद में, जैसे मैं गाजियाबाद मैंने लिखा था तो वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सी स्कीम चल रही है, गाजियाबाद किस लिए फेमस है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या अपने स्कूल, जैसे मेरा कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपका जो कॉलेज है उसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। सो यू आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट योर बैकग्राउंड एंड यू आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट योर करंट अफेयर्स। साथ ही साथ इन 2 चीज़ों को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप डेली टेलीविजन डिबेट्स देख रहे हैं मेजर इश्यूज़ पे, या आपको मोटा मोटा पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे मेरे टाइम पे मुझे याद है यूक्रेन रशिया वॉर को हुए आई थिंक 2-3 महीने ही हुए थे, तो वो बहुत हॉट टॉपिक था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसको यूक्रेन रशिया वॉर से पूछ लिया कि यूक्रेन रशिया वॉर का इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा दुनिया में। तो इस तरीके से इधर से उधर से जोड़ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट दिस। और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन अगर जितना आप कूल माइंड से जाएंगे उतना आपकी फ्लुएंसी रहेगी बोलने की, जितना आपकी फ्लुएंसी रहेगी उतना दे विल फाइंड इट ईजियर, उतना ही दैट बोर्ड विल फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे।
और जितना आप ईजी अपने शब्दों को कन्वे कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को कन्वे कर सकते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि कभी अगर हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको बहुत विस्तृत तौर पे, डिटेल्ड तौर पे बताते हैं। मेरा व्यू है कि इंटरव्यू जब आप दे रहे हैं तो आपका आंसर बड़ा शॉर्ट, ससिंक्ट एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। जैसे हम यूपीएससी मेंस में आंसर लिखते हैं कि 150 वर्ड्स में बोला गया है तो वी हैव टू एंड इट इन 150 वर्ड्स। सिमिलर थिंग गोज फॉर इंटरव्यू, दो कोई उसमें लिमिट नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई टू कीप योर आंसर ब्रीफ, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग एट द प्लेस ऑफ दैट बोर्ड। वो ऑब्वियसली वो इतने आंसर पहले ही सुन चुके हैं कि दे विल अप्रिशिएट कि somebody is coming to give answers, और वो अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट बोर्ड इटसेल्फ। तो एक चीज़ तो इंटरव्यू के बारे में मैं मुझे लगता है कि चूंकि मेरे 162 हैं तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू एक्सप्लेन और टू टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, बट मतलब ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। सो मैं यही कह सकता हूँ कि क्या नहीं करना है इंटरव्यू में, आई कैन टेल यू मोर देन व्हाट यू शुड डू फॉर द इंटरव्यू। फाइनली अच्छे मेंस में मार्क्स के बाद और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद मेरा टोटल बना था 1025, जिसकी वजह से मुझे रैंक मिल गई 12। मोर इम्पॉर्टेंट देन द रैंक इटसेल्फ कि मुझे मेरी सर्विस मिल गई। मुझे IAS चाहिए था। इट वॉज अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ माइन टू गेट इनटू दिस सर्विस, एंड आई एम वेरी कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव गॉट IAS एंड टू हैव गॉट अ काडर जिसमें मुझे जाना था। और यही नतीजा था कि जब मेरा रैंक आया तो आपने देखा ही होगा हाइलाइट्स में मेरा इमोशन था। मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपने भी अपनी UPSC जर्नी दे रहे हो और आपने भी पहले दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दिया हो, आपका ना हुआ हो, आप किसी स्टेज में बाहर हो गए हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या चाहे वो फाइनल लिस्ट हो। तो ऐसे कभी हताश निराश नहीं होना है। जब तक मेरा नहीं हुआ था तब तक मैं भी वैसे ही फील करता था कि शायद मेरा होगा ही नहीं, पर जिस दिन हुआ उस दिन से एवरी स्ट्रगल, एवरी पीरियड ऑफ सैडनेस या डिप्रेशन, जो भी आप कह लें, जब आपको एक फील आती है कि यार लाइफ में हम कहाँ जा रहे हैं, लाइफ जैसे लग रहा है कहीं एक पॉइंट पे आके रुक गई है, इट ऑल सीम्स वर्थ इट। ऐसा लगता है कि ये सब भगवान का एक प्लान था आपको वहां पहुंचाने के लिए जहां पे आप आज पहुंच गए हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। हो सकता है आपका 5th अटेम्प्ट में भी ना हो सकता है आपका 6th अटेम्प्ट में हो। बहुत लोगों का 6th अटेम्प्ट में होता है एंड दे एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड सर्विस, दे एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पेशेंस। जैसे गीता में लिखा गया है, आपका अधिकार केवल कर्म पे है, कर्म के फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू वर्क हार्ड फॉर इट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपना 1st अटेम्प्ट देते हैं नहीं होता, 2nd अटेम्प्ट देते हैं नहीं होता है, मे बी इवन 3rd अटेम्प्ट देते हैं नहीं होता है, तो समवेयर वी लैक दैट कॉन्फिडेंस। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम किस मोटिवेशन के साथ आए थे। तो उस जगह अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तो यू कंटिन्यू टू बी इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। तो वो चीज़ आपको इंस्पायर करती है। तो आई थिंक जोश टॉक्स कम टू हेल्प देयर। अगर आप हताश निराश हो रहे हैं तो एक बार आंख बंद करके आप अपने उस ड्रीम को सोचिए जो आपने सोचा था कि आप इस जगह पहुंच गए हैं, या आपको वो रैंक मिल गई है, वो सर्विस मिल गई है, और आपको कैसा लगता है। और आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आप को पुश करिए कि मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, इस हताशा और निराशा के भी आगे जाके मैं मेहनत और पढ़ाई कर सकता हूँ और वो सपना जो मैंने देखा है वो पूरा कर सकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम, स्पेशली द अपकमिंग प्रीलिम्स। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए MK यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण IAS के KD सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। MK यादव सर और KD सर दोनों ही UPSC के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। MK यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है। KD सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो हमने MK यादव सर और KD सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाएं, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है।
जोश की फैमिली के लिए केडी सर और एमके यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।